नमस्कार। आज हम एक ऐसी फ़िल्म की गहराई में उतर रहे हैं जो बॉक्स ऑफ़िस पर शायद उतनी नहीं चली, पर भारतीय सिनेमा के इतिहास में बहुत अहम है, तीसरी कसम। जी हाँ, 1966 की फिल्म। और ये आधारित है फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी मारे गए गुलफाम पर। हाँ, और इसे डायरेक्ट किया था बासु भट्टाचार्य ने और प्रोड्यूसर थे मशहूर गीतकार शैलेंद्र। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है, मतलब इसमें मासूमियत है, समाज की सच्चाई है, बड़ा ही मार्मिक चित्रण है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि रिलीज़ के टाइम पर उतनी सफल ना होने के बावजूद ये फ़िल्म आज इतनी ख़ास क्यों मानी जाती है। कहानी का जो सेंट्रल कैरेक्टर है हीरामन। हाँ, हीरामन एक बहुत ही सीधा-साधा गाड़ीवान, और राज कपूर ने जो निभाया है उसे, कमाल। बिल्कुल, वो अपनी जानी-पहचानी ट्रैम्प वाली इमेज से एकदम अलग। एकदम अलग, हाँ। वो सादगी, वो भोलापन, एक ठेठ देहाती अंदाज, आंखों में सच्चाई दिखती है। और उसकी वो 2 कस्में थी ना। हाँ, कि चोर बाज़ारी का माल नहीं ढोएगा और बाँस की ढुलाई नहीं करेगा। जी। और फिर उसकी गाड़ी में उसकी जिंदगी में आती है हीराबाई। वहीदा रहमान, एक नौटंकी डांसर का किरदार और उसी बैलगाड़ी के सफ़र में एक बहुत ही मासूम सा, अनकहा सा रिश्ता बनता है दोनों के बीच। बिल्कुल। हीरामन को पता नहीं है हीराबाई की असलियत का, वो बस उसकी तरफ खिंचता चला जाता है। और वहीदा जी ने भी हीराबाई के किरदार की जो कॉम्प्लेक्सिटी है, उसको बहुत खूबी से दिखाया है। हाँ, मतलब वो ऊपर से चंचल दिखती है, पर अंदर एक कश्मकश है। बहुत ही संजीदगी से, गरिमा के साथ निभाया है उन्होंने। आंखों में एक उदासी है। सही कहा। अच्छा, बासु भट्टाचार्य के डायरेक्शन की बात करें, उनकी पहली फिल्म थी ये। हाँ, पहली फिल्म थी, पर उन्होंने रेणु की कहानी का जो एसेंस है उसे पकड़ दिया। वो जिसे कहते हैं पोएटिक रियलिज्म। काव्यात्मक यथार्थवाद। हाँ, बिल्कुल। मतलब कहानी जमीन से जुड़ी हुई, पर उसे कहने का अंदाज बहुत कलात्मक है, और कोई फालतू का मेलोड्रामा नहीं। बिल्कुल नहीं। और इस रियलिज्म को पर्दे पर लाने में सुब्रत मित्रा की सिनेमैटोग्राफी का भी बड़ा हाथ है। ओह, जबरदस्त काम। वो गांव का माहौल, मेले के सीन, क्लोजअप्स में किरदारों के चेहरे के भाव, और लाइट और शैडो का इस्तेमाल, कमाल है। फिल्म की रफ्तार थोड़ी धीमी लगती है कुछ लोगों को। हाँ, कह सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से वो धीमापन ही इस फिल्म की जान है। वो ठहराव देता है किरदारों के बीच रिश्ते को पनपने का, हमें उनके अंदर झांकने का मौका देता है। सही बात है। और इस पूरे एहसास को और गहरा बनाता है फिल्म का संगीत। अरे, संगीत तो वो तो फिल्म की आत्मा है, शंकर जयकिशन। और गीत लिखे शैलेंद्र और हसरत जयपुरी ने। और वो गीत सिर्फ गाने नहीं हैं, वो कहानी का हिस्सा हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जैसे सज्जन रे झूठ मत बोलो। वो तो हीरामन का पूरा कैरेक्टर स्केच है एक तरह से। और सजनवा बैरी हो गए हमार, उसमें हीराबाई की मजबूरी, उसकी बेबसी दिखती है। बिल्कुल। पान खाए सैया हमारों में नौटंकी का माहौल भी है, और उसके पीछे छिपा दर्द भी। हाँ, संगीत में वो लोक धुनें भी हैं और क्लासिकल टच भी। कहानी की मिट्टी की खुशबू भी है और भावनाओं की गहराई भी। बिल्कुल। और फिल्म जिन विषयों को छूती है, जैसे मासूमियत और दुनियादारी का टकराव। सामाजिक पाखंड, कलाकारों का शोषण। हाँ, ये सब बहुत सहजता से कहानी में बुना गया है। वो सीन याद है, मेले में जब हीरामन को हीराबाई की असलियत पता चलती है, समाज का नजरिया देखता है वो। ओ, बहुत पावरफुल मोमेंट है वो। उसका जैसे दिल टूट जाता है, वो मोह भंग। और फिर अंत में हीराबाई का चुपचाप चले ले जाना, ताकि हीरामन को और दुख न झेलना पड़े। और यहीं पर हीरामन अपनी तीसरी कसम खाता है। कि फिर किसी नौटंकी वाली को गाड़ी में नहीं बिठाएगा। एक अधूरापन, एक कसक छोड़ जाता है ये अंत। कमाल की बात यह है कि इतनी बेहतरीन फिल्म रिलीज के टाइम पर फ्लॉप हो गई। शैलेंद्र जी को बहुत नुकसान हुआ। हाँ, ये विडंबना है। लेकिन बाद में इसे नेशनल अवार्ड मिला बेस्ट हिंदी फिल्म का, और आज तो ये कल्ट क्लासिक है। तो ये इस बात का सबूत है कि अच्छी कला हमेशा बॉक्स ऑफिस की मोहताज नहीं होती। ये लिटरेचर और सिनेमा का एक शानदार मेल है। निश्चित रूप से। तीसरी कसम एक ऐसी फिल्म है जिसे आप दिमाग से ज्यादा दिल से महसूस करते हैं। ये उन मानवीय भावनाओं को दिखाती है जो अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं। ये दिखाती है कि दुनिया की कठोर सच्चाई के बीच भी एक निश्चल प्रेम, एक मासूमियत मुमकिन है। भारतीय सिनेमा का एक कोहिनूर है ये। वाकई। चलते चलते बस एक सवाल मन में आता है। हीरामन की 3 कस्में तो हमें पता हैं, पर आज भी हीराबाई जैसी कलाकार, क्या उन्हें अपनी कला, अपनी जिंदगी जीने के लिए रोज कई अनकही कस्में नहीं खाली पड़ती, कई समझौते नहीं करने पड़ते? इस पर सोचने की जरूरत है।